नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, अपन पिछली जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे हुए जो राजनीति विज्ञान के प्रश्न है, जो संविधान से संबंधित प्रश्न है, उन पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार मैं क्लासें बनाते हुए उनकी प्लेलिस्ट में वो सारी क्लासें मिली हुई है। आज अपन बिना देर किए हुए पिछली जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको शुरू करते हैं। बस आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं आज का जो है वो पहला प्रश्न। साथ ही अगर आपको जो है वो ये पीडीएफ चाहिए, ओरिजिनल पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अब मैं बिना देर किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल एवं सेवाकर से संबंधित है? माल एवं सेवाकर का मतलब हो गया जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? जीएसटी मीन्स गुड्स एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवाकर। वस्तु एवं सेवाकर जो है वो पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसका मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले का संविधान संशोधन है। तो 19-20 वाले तो निकल गए, 2 बचे हैं, 16 वाले यही हो सकते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन जो था वो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। तो 101वां संविधान संशोधन जो है वो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था, यानी जीएसटी से संबंधित था। और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ था। हाल ही में जो लेब असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी उसमें भी आया था, और 2-3 जो द्वितीय श्रेणी की परीक्षा हुई थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, जा चुका है और आगामी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो निश्चित तौर से इसको ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि राष्ट्रपति जब नाम निर्देशन अपना जो है वो नामांकन दाखिल करता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उम्मीदवार का निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए 3 है इसमें। पहला है, नाम निर्देशन पत्र कम से कम 50 निर्वाचकों और 50 जो है वो निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थक के रूप में होने चाहिए, यानी 50 प्रस्तावक और 50 निर्वाचक क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आवश्यक होते हैं? बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 जो है वो समर्थकों की आवश्यकता होती है। और वे समर्थक और प्रस्तावक कौन होते हैं? जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, जैसे संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उन निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से 50 और 50 यानी 100 सदस्यों का समर्थन मिले बिना कोई भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है। तो यह कथन तो सत्य है। दूसरी बात करते हैं, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन तब तक सम्यक रूप से निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपए की राशि निक्षिप्त नहीं करता है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। तो इसमें 15,000 रुपए जमानत राशि जब तक व्यक्ति जमा नहीं करवाता तब तक उसका जो नाम निर्देशन पत्र है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यानी नाम निर्देशन पत्र यदि एक्सेप्ट करवाना है तो बंदे को 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। और प्रश्न यह भी पूछा जाता है कई बार कि ये 15,000 रुपए कहां जमा होते हैं? ये 15,000 रुपए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि केवल और केवल 15,000 रुपए होती है। तो यह कथन भी सत्य है, यानी 15,000 रुपए उसे जमा करवाने पड़ते हैं। तीसरा, जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों को निर्दिष्ट करता है उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा पर्चे भरता है, यानी 2, 3, 4 पर्चे भर सकता है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए एक से ज्यादा पर्चे भरता है तो उसे जमानत राशि एक बार ही जमा करानी पड़ती है। जमानत राशि मान लीजिए 4 पर्चे भरे तो उसे 15,000 रुपए की 4 जमानत राशि जमा करवाने की जरूरत नहीं है।
4 पर्चे भरेगा तब भी उसे जमानत राशि के रूप में केवल 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। यही तो बात कर रहा है कि केवल एकमात्र निक्षेप करना होता है, यानी केवल उसे एक ही बार जमानत राशि जमा करवानी होती है। तो निश्चित तौर से यह कथन भी सत्य है, राष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्ति को एक ही जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है, भले ही वो 4 बार जो है वो आवेदन कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसने पूछा था कि कौन कौन से कथन सही है, तो अपन देखते हैं पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका मतलब हो गया 1, 2 एवं 3 उत्तर हो गया डी वाला। निश्चित तौर से भयंकर बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, आने के चांसेज बहुत ज्यादा है, राष्ट्रपति अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो निश्चित तौर से बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रश्न कथन दिए हैं उन पर विचार कीजिए। राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कथन की मैं यदि बात करूं तो यह कथन असत्य है। क्योंकि राज्य मंत्री परिषद अपन पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, चाहे वो राज्य मंत्री परिषद हो चाहे केंद्रीय मंत्री परिषद हो, केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां देखिए राज्यपाल लिखा हुआ है, यदि राज्यपाल की जगह विधानसभा होता तो यह कथन सत्य होता, लेकिन यहाँ राज्यपाल लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कथन जो है वो असत्य है। मैंने इसके आगे लिख भी दिया। अगला, राज्य के मंत्री राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद संभालते हैं। यह तो मैंने आपको कम्युनिटी में भी एक प्रश्न दिया था कि राज्य के मंत्री परिषद का कार्यकाल तब कब तक होता है, तो जब तक वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं तब तक, या इच्छा पर्यंत प्रसाद पर्यंत एक ही बात है। तो यह कथन निश्चित तौर से सत्य है, यानी ऊपर वाला असत्य है, 2 नंबर सत्य है। तीसरा कथन, एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि 51वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा की 15% से ज्यादा नहीं होगी। जैसे राजस्थान में 200 विधायक हैं तो 200 × 15/100 करें तो 30 मंत्री होते हैं, अधिकतम 30 मंत्री होंगे। लेकिन जहां पर यह संख्या 12 से कम होती है वहां पर कम से कम 12 होंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सिक्किम की जो विधानसभा है उसमें 32 ही सदस्य हैं, तो वहां 4 मंत्री हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वहां मिनिमम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से अपन देखें तो यह कथन भी सत्य है, यानी कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 12 से कम मंत्री हो नहीं सकते किसी भी राज्य में, तो 12 तक तो बनाए ही जा सकते हैं। तो इसमें बाद में क्या पूछा इसने, कौन से कथन सही है, सही कथन छांटने हैं, तो असत्य हो गया, ये सत्य, 2 और 3 सत्य हैं, तो 2 और 3, केवल 2 और 3, यानी उत्तर हो गया बी, केवल 2 और 3। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राज्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अध्यारोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 23 ये कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 में यह कहा गया है कि बलात् श्रम निषेध, यानी किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक श्रम नहीं करवाया जाएगा और बेगार प्रथा निषेध होगी, यानी बिना जो है वो किसी व्यक्ति से बिना पैसा दिए काम नहीं करवाया जा सकता। तो बेगार जो है ना, बेगार शब्द अंग्रेजी में भी बेगार ही लिखा हुआ है संविधान में, और बेगार का मतलब होता है बिना रुपया दिए बिना किसी व्यक्ति से काम करवाना बेगार कहलाता है। तो बेगार यहां जो है वो बेगार नहीं करवाई जा सकती। लेकिन अनुच्छेद 23(2) में ये लिखा, 1 में ये लिखा हुआ है कि जो 1 है वो तो बेगार नहीं करवाई जा सकती, लेकिन अगले ही अनुच्छेद 23(2) में ये लिखा हुआ है कि सार्वजनिक परियोजनाओं के हेतु व्यक्तियों से काम करवाया जा सकता है, निःशुल्क काम करवाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें किसी भी आधार पर, चाहे धर्म,
मूल वंश, जाति या वर्ग किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कि भाई एक उच्च कुल के व्यक्ति से तो काम करवाया नहीं जा रहा है और निम्न कुल के व्यक्ति से काम करवाया जा रहा है, या एक खास धर्म के लोगों से काम नहीं करवाया जा रहा, एक ही धर्म के लोगों से काम करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, तो सबसे काम में लिया जाएगा, किसी प्रकार का काम करवाने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है, इन आधारों पर किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग आधार पर किसी पर जो है वो ये नहीं होगा इससे तो करवा लिया और उससे नहीं करवाया। बेगार बैन है, लेकिन सार्वजनिक परियोजनाओं में काम करवाया जा सकता है, भले ही वह जो है वो कोई भी हो, सबसे करवाया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कि एक से तो आपने काम में ले लिया और दूसरे को छूट दे दी। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो बहुत बढ़िया प्रश्न लगा, ये आ सकता है, आया हुआ है तो दोबारा भी आ सकता है। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। उपाधियों का अंत कौन से मौलिक अधिकार का हिस्सा है? यदि मैं उपाधियों के अंत की बात करूं तो अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधियों का अंत होगा, केवल राज्य, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि प्रदान कर सकेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति सेना या शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि लेता है तो उसका वो उपयोग कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर की उपाधि का प्रयोग करता है, कोई कर्नल, जनरल की उपाधि का प्रयोग करता है, वो उपाधियां वो उपयोग कर सकता है। परंतु जैसे पुराने समय में जो उपाधियां थी, जैसी वो राज बहादुर, राय बहादुर या केसरे हिंद की उपाधि जो थी, वैसी उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 18 में है। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी उत्तर हो गया सी, समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। हाल ही में जो रीट का जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। हालांकि सरल प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है तो अपने को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया था कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में, और बहुत सारे बच्चे बिना टप्पा मारे ही 4 कर देते हैं। क्यों? 14 और 4 18, 14 और 4 18 तो 4 कर देते हैं, लेकिन गिनिए आप 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेदों में है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न गलत होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं, लेकिन जब गलत हो जाते हैं तो फिर अपन माथा पीटते रहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रश्न जब भी अटेम्प्ट करे थोड़ा सा शांति से प्रश्न को पढ़कर अटेम्प्ट करें। हाल ही में परीक्षा आने वाली है 2nd ग्रेड की, तो निश्चित तौर पर आप इन परीक्षाओं के लिए बहुत ठंडे दिमाग से पेपर दें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुने जाने का सही क्रम क्या है? यानी भारत में ये राष्ट्रपति किस क्रम में चुने गए, आप उस क्रम को बताइए। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो एक साधारण सा फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो आप राष्ट्रपतियों के चुने जाने का क्रम आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखो, मैं तो यूं करता हूं, आपको कैसा लगता है आप अपने हिसाब से देखिए। देखिए, रे राजा वे फन्नी ग्या वे सेना ये तो हो गए वो पुराने वाले राष्ट्रपति। उसके बाद जो है वो हाल ही में जो प्रणब मुखर्जी के बाद जो राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू से पहले जो राष्ट्रपति बने, ऐसे राष्ट्रपतियों के नाम अपन याद रख सकते हैं। तो रे से राजेंद्र प्रसाद ये पहले थे। उसके बाद में राधा कृष्णन, उसके बाद में जाकिर हुसैन, उसके बाद में वीवी गिरी, उसके बाद में फखरुद्दीन, उसके बाद में ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद में वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल, उसके बाद में के.आर. नारायणन, उसके बाद में अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल, उसके बाद में प्रणब मुखर्जी,
और वर्तमान जो है वो हो गई अपनी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये जो है वो राष्ट्रपतियों का कर्म है। अपने को तो इतने का ही बनाना है। तो सबसे पहले इनमें बने नीलम संजीवा रेड्डी रह गए, सॉरी ये नीलम संजीवा रेड्डी थे, या ये नी से नीलम संजीवा रेड्डी में भूल गया, ये रह गया ये नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये नी बीच में रह गया था, फै के बाद सीधा मैं ज्ञा पर चला गया। तो आप देखिए कौन कौन से बने। तो पहले राजेंद्र प्रसाद शर्मा, फिर राधा कृष्णन दूसरे, फिर बने जाकिर हुसैन और फिर नीलम संजीवा रेड्डी, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये ए उत्तर सही होगा। 2 1 4 3 जो है वो इस प्रकार का उत्तर है। और वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू जी है। इसके अलावा मैंने आपको लगभग सारे राष्ट्रपति बता दिए जो राष्ट्रपति बने। एक सॉरी मैं भूल गया था, रामनाथ कोविंद जी हमारे इससे पहले राष्ट्रपति थे। तो यहां आप रा लगा लीजिए और इसका मैं लिख देता हूं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे। वर्तमान राष्ट्रपति आपको सबको पता ही है द्रौपदी मुर्मू जी है। जल्दी से आगे चलते हैं, इनका कर्म आप देख लेना। ये पीडीएफ आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, पीछे की पीडीएफ अपडेट है, ये मैं डाल दूंगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया 1, ये आरएस में आया था, आरएस में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। हॉट प्रश्न है। एक क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध वैधानिक प्रक्रिया या वैधानिक प्रक्रिया है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब यहां कई बच्चे मुझसे कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सर ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? जो प्रक्रिया पूर्णतः न्यायिक न होकर अर्ध होती है, यानी न्यायिक भी है लेकिन पूर्णतः नहीं है। यहां संसद एक न्यायालय की तरह बिहेव करता है लेकिन संसद एक न्यायालय नहीं है। इस कारण इस प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। जो आरोपों की जांच भी करता है, आरोपित पर भी करता है और उसकी जांच भी करता है, सुनवाई भी करता है, फैसला भी देता है। इसलिए यह प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है लेकिन संसद एक न्यायालय नहीं है, इसलिए एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है, आप ध्यान रखिए। आरएस में आया है, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, तो याद रखिए महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलते हैं आगे 8वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अगर भारतीय संविधान की बात करें तो कल मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि भारत के संविधान निर्माताओं कि जहां सबसे ज्यादा छाप दिखाई देती है वो प्रस्तावना में देती है। प्रस्तावना में हर प्रकार की स्वतंत्रता, हर प्रकार की समता, हर प्रकार के न्याय बंधुता की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इसमें ऑप्शन है क्या? ये रहा, देखो आर्थिक स्वतंत्रता की जो बात है या आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है, क्योंकि आर्थिक रूप से हमारा देश कुछ उस समय सही नहीं था और उसके बाद आज भी आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति को एकदम अपने उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, हमें मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रस्तावना में अभी तक आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा परिवर्तन जरूर किया गया था प्रस्तावना में, लेकिन फिर भी जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता जैसा कोई शब्द जोड़ा नहीं गया था। 3 ही शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, वो 3 ही शब्द जोड़े गए थे। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न की बात करूं, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? चारों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर इन पर अपन चर्चा करें तो मंत्री, मुख्यमंत्री और महाअधिवक्ता, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल इन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकता है, परंतु यदि मैं बात करूं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, तो इसको जो है वो यानी आरपीएससी का अगर कोई अध्यक्ष है तो उसे राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। उसे बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, वो भी जांच के बाद उसे बर्खास्त किया जाता है। तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं कर सकता है। आरपीएससी जो है वो अनुच्छेद 323 के अनुसार अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करती है। अनुच्छेद 315 के अनुसार राज्य का एक
राज्य लोक सेवा आयोग होता है उनकी नियुक्ति आगे के अनुच्छेदों के अनुसार राज्यपाल करता है, लेकिन जब हटाने की बात आती है तो हटाने का काम जो है वो राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता। तो आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विधिक सेवा, पहले तो विधिक सेवा क्या होता है? देखिए 9 नवंबर 1995, 9 नवंबर 1995 को भारत में विधिक सेवा अधिनियम लागू हुआ। इसके द्वारा उन लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है जो लोग कानूनी रूप से या आर्थिक रूप से जो है वो वकील नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तियों को सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। साथ ही इसमें जो है वो 9 नवंबर 1995 को लागू होने के कारण 9 नवंबर को भारत में विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखिए, इसका जो संरक्षक होता है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, यानी 2 नंबर पर जो न्यायाधीश होता है मुख्य न्यायाधीश के बाद, वो इसका हमेशा अध्यक्ष होता है। इतने दिन डी.वाई. चंद्रचूड़ जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, इससे पहले यू ललित थे, अब डी.वाई. चंद्रचूड़ तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। अब नए जो न्यायाधीश इसके नियुक्त होंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। रीट में ये प्रश्न हाल ही में जो है वो पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में 1-2 बार आया हुआ है, दोबारा पूछा जा सकता है। 10 दिसंबर सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए कि इनको सुमेलित करना है। तो देखिए मोंटफोर्ड अधिनियम 1919 का है, तो 1919 कहां है? ये रहा भाई 1919। दूसरा नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 की है, इसे मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, तो 1928 ये ए में चला जाता है। फिर जेवीपी समिति 1948 की है क्या जेवीपी? जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। यह कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि क्या भारत में जो है वो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। कैसे हुआ आगे पढ़ेंगे, एक दिन आगे अपन चलेंगे तब। तो 1948 कर देता हूं। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में है। तो अगर अपन इसका उत्तर देखें तो 1 के नीचे आना चाहिए बी, तो 1 के नीचे बी 2 बार आ रहा है। फिर 2 के नीचे आना चाहिए ए, 2 के नीचे ए ये रहा, 3 के नीचे सी और 4 के नीचे डी, ये होगा इसका उत्तर डी। सी इसका उत्तर होगा कि मोंटफोर्ड 1919, नेहरू रिपोर्ट 1928, जेवीपी समिति 1948, मार्लेमेंटो सुधार 1909 में लागू हुए थे। तो निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, दोबारा आ सकता है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये कम्युनिटी में मैंने पूछा था, निश्चित तौर से बहुत बढ़िया प्रश्न है और 1-2 बच्चों ने मुझसे पूछा भी था सर इसका उत्तर। मैंने कहा भाई मैं वीडियो में कराऊंगा तो बता देता हूं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया इनमें से तो कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से तो कोई नहीं के अनुसार होती है। अब होती किसके अनुसार है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसमें उत्तर था? नहीं था। तो नहीं था तो उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर हो गया। बहुत कम बच्चों ने उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर दिया है। मुझे खेद है कि मैंने आपको ये 2-3 बार बताया था, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में घुस नहीं रहा, आप वीडियो ज्यादा देख नहीं रहे हैं। उसका परिणाम यह हो सकता है कि आप उसको मन लगाकर नहीं देख रहे। थोड़ा आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? देखिए आर्थिक न्याय की बात की गई है। दो ही संविधान के ऐसे सेगमेंट है जिनमें आर्थिक न्याय की बात की गई है। मैं आपको हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि वे दोनों ही ऐसे हैं जिनको लेकर आप न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर से दो ही चीजें ऐसी है जो संविधान में तो है लेकिन उनको लेकर आप न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। वो दो चीजें कौन सी है? एक प्रस्तावना है, एक नीति निर्देशक तत्व है। इतना तो निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि आपको पता होगा। तो उत्तर हो गया बी,
प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में जो है वो आर्थिक न्याय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड में आया था, हालांकि सेकंड ग्रेड में अब तक नहीं आया है, तो दोबारा आने के चांसेस हो सकते हैं। निश्चित तौर से थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त आधिकारिकता और शक्तियां होगी जो, वो वैसे पढ़े तो थोड़ी हिंदी इसकी क्लिष्ट लग सकती है, लेकिन मारवाड़ी भाषा में कहूं तो ये पूछना चाह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के अतिरिक्त किन विषयों पर उसको शक्तियां दी जा सकती है। तो इसमें मोटी मोटी एक ही साधारण सी बात है कि भारत का संसद चाहे तो विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को अन्य कार्यों में भी शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो ये शक्ति जो है वो संसद के पास है कि संसद चाहे तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। तो संसद विधि बनाकर जो है वो उच्चतम न्यायालय का विस्तार कर सकता है, उसके अधिकारिक क्षेत्रों का या उसकी शक्तियों का विस्तार कर सकता है। तो उत्तर छांटिए, इसमें ढूंढिए कहीं संविधान संसद दिया हुआ है क्या। ये रहा, देखो, संसद द्वारा विधि बनाकर, तो सादा ये एकदम फिक्स है, ये संसद विधि बनाकर ही उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वृद्धि कर सकता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। आगे चलते हैं, चलो 15वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये अपन शायद कर चुके हैं प्रश्न सामूहिक रूप से, तो ये आ चुका है प्रश्न, तो इसको एक बार स्किप कर देते हैं। ये कोई दो बार टाइप हो गया होगा, इसके लिए थोड़ी गलती। अगला, भारत में मतदान के दौरान मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। देखिए, मैं थोड़ा सा चुनाव के बारे में आपको बता देता हूं। हाल ही में सरदार सर विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ये प्रश्न आया हुआ था तो मैंने इसको उठा लिया। मैंने सोचा थोड़ा मैं बता देता हूं चुनावों के बारे में। चुनावी प्रक्रिया में हम भाग जरूर लेते हैं, लेकिन हमें चुनावी प्रक्रिया का ध्यान नहीं होता। देखिए, एक पोलिंग पार्टी जो चुनाव करवाने जाती है उसमें 4 लोग होते हैं, 4 व्यक्ति भाग लेते हैं। मतदान दल में 4 मतदान अधिकारी होते हैं, मतदान कर्मी लिख देता हूं, मतदान कर्मी होते हैं। 4 मतदान कर्मी होते हैं। ये 4 मतदान कर्मी कौन होते हैं? एक नंबर होता है पीआरओ, इसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। अंग्रेजी में कहें तो इसे बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हिंदी में इसे पीठासीन अधिकारी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। 2 नंबर होता है पीओ फर्स्ट, ये होता है पोलिंग ऑफिसर प्रथम, फर्स्ट, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, हिंदी में बोलते हैं मतदान अधिकारी प्रथम, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट या मतदान अधिकारी प्रथम। फिर होता है 3 नंबर पीओ सेकंड, यानी पोलिंग ऑफिसर द्वितीय या मतदान अधिकारी द्वितीय, ठीक है। 4 नंबर होता है पीओ थर्ड, इसको बोलते हैं पोलिंग ऑफिसर थर्ड या मतदान अधिकारी तृतीय। अब इनका काम क्या होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीआरओ पूरे चुनाव का मैनेजमेंट करता है। उसका काम होता है चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरीके से देखना, भालना, इसका पूरा काम होता है, अधिकारी होता है। पीओ प्रथम का क्या काम होता है? पीओ फर्स्ट सबसे पहले अपनी डेस्क लगा के बैठता है, जहां से हम एंटर करते हैं वोट देने के लिए, वहां वो बैठेगा, उसके हाथ में एक निर्वाचक नामावली होती है। आप जैसे ही अपना नंबर बोलेंगे कि भाई इस निर्वाचक नामावली में 276 नंबर पर मेरा नाम है, जैसे भाग संख्या 110, सरदार सर की विधानसभा में भाग संख्या 110 में 276 नंबर पर मेरा नाम है, ठीक है। तो वहां भाग संख्या 110 में 276 नंबर पर मेरा जैसे ही वो नाम देखेगा, मैं उसे, वो मेरी तस्दीक करेगा कि भाई यही व्यक्ति राजकुमार पालीवाल है। ये काम उसका होता है, यानी निर्वाचक नामावली की प्रति उसके पास होती है और वो ये तस्दीक करता है कि ये बंदा सही है या गलत है। जैसे 276 पर मेरा नाम है तो वो देखेगा कि भाई यही राजकुमार पालीवाल है। पीछे बैठे एजेंट इस बात की तस्दीक करते हैं, हाँ ये बात सही है, क्योंकि उसको क्या पता बेचारे को कि मैं हूं, हाँ वो जरूर एक आईडी से जरूर देखता है। तो उसका काम होता है, यानी पीओ फर्स्ट का काम होता है कि निर्वाचक नामावली अपने पास रखता है और ये तय करता है कि उक्त बंदा वही है जिस वो जो वोट देने आया है। फिर आता है पीओ टू। पीओ टू क्या काम करता है? पीओ टू के पास 2 काम होते हैं। एक, उसके पास जो है वो मतदाता रजिस्टर होता है।
उस मतदाता रजिस्टर में वो मतदाता की एंट्री करता है और एंट्री करके वो मतदाता को एक वोटर स्लिप देता है जिससे वो वोट डालता है। तो वोटर मतदाता की एंट्री करेगा मतदाता रजिस्टर में, जिसे 17 ग बोलते हैं। मतदाता रजिस्टर को चुनाव की भाषा में 17 ग या 17 सी बोला जाता है। तो ये जो है वो वहां पर जो है वो पर्ची जारी करता है और मतदाता रजिस्टर में एंट्री करता है और उसके बाद जो है वो स्याही लगाता है। स्याही लगाने का काम भी मतदान अधिकारी द्वितीय का होता है। तो 3 काम हो गए वैसे मोटा मोटी, मतदाता रजिस्टर में एंट्री, उसके बाद में स्याही स्लिप देना और स्याही लगाना, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पीओ थर्ड का काम होता है। वो जैसे ही वो मतदाता पर्ची उसको देता है वो एक बैलेट बटन दबाता है और बाद में वो वोट डालने जाता है। तो अपना उत्तर जो हो गया, इसमें प्रश्न पूछा है कि मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी होता है। इसमें यदि पूछता कि बैलेट यूनिट का कंट्रोल यूनिट यानी जहां पर वो बैलेट बटन दबाता है उसका प्रभारी कौन होता है, तो तृतीय मतदान अधिकारी होता है। पहचान कौन करता है, तो प्रथम मतदान अधिकारी करता है। पूरे चुनाव को मैनेज कौन करता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। मैंने इसको बताने का आपको प्रयास किया है निश्चित तौर से। अब आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। साधारण भाषा में कहूं तो विदेशियों के लिए उपलब्ध है, यानी भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है ही, विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। उक्त अनुच्छेदों में 15 नंबर अनुच्छेद, 16 नंबर अनुच्छेद और 30 नंबर अनुच्छेद ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। लेकिन विधि के समक्ष समानता ये 14 नंबर जो अनुच्छेद है, 14 नंबर का मतलब हो गया विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता ये सबके लिए बराबर है, किसी को भी इसमें जो है वो कोई विवाद नहीं है, सबको समान अधिकार प्राप्त है। यानी कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, यानी विदेशियों को भी अनुच्छेद 14 प्राप्त है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? बढ़िया प्रश्न निश्चित तौर से। भारत के सबसे पहले राज्य जिसमें मुख्यमंत्री महिला बनी वो था उत्तर प्रदेश, और महिला का नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये न केवल उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी, अपितु यह भारत में पहली किसी राज्य की मुख्यमंत्री थी जो मुख्यमंत्री बनी थी। ऐसे उत्तर प्रदेश में एक पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, सरोजिनी नायडू, जो भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। राजस्थान की तो आपको पता ही होगा, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनी थी पहली 2003 में। 2003 में बनी थी मुख्यमंत्री। उसके अलावा राबड़ी देवी जो है वो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न की। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? बढ़िया प्रश्न। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, और असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे और अंग्रेज की जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था का भी विरोध करेंगे। तो कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने से डिनाई कर दिया, उसने नट दिया कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को जैसे ही चोरा चोरी कांड हुआ, उस चोरा चोरी कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस के 2 बड़े बड़े लीडर थे, उनमें 2 लीडर थे, एक का नाम था मोतीलाल नेहरू और एक का नाम था चित्तरंजन दास, या जिन्हें सीआर दास कहा जाता है। उन दोनों ने कहा कि अब तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, क्या हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले सकते हैं, क्या चुनाव लड़ सकते हैं? तो गांधी जी के कहने अनुसार कांग्रेस ने ना कर दिया। तो इन दोनों लीडरों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये प्रश्न का उत्तर हो गया मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ये रहा डी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास 2 ऐसे लीडर थे जिन्होंने जो है वो स्वराज पार्टी का गठन किया था। 20 नंबर प्रश्न। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग इसलिए दिया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लिए जो है वो परिसीमन हुआ है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया है, आरएस में आया हुआ प्रश्न है, अब सेकंड ग्रेड में आ सकता है। इसमें क्या है देखते हैं अपन कौन कौन से कथन सही है। देखो, परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सत्य कथन है। और ये देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है
ये पूरा एक ही है, ये एक ही है, पूरा दो ही कथन है इसमें। परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 3 नंबर यह है कि जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वो आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकता। ये कथन भी सत्य है और ये कथन भी सत्य है। दोनों कथनों का कारण एक ही है कि यदि परिसीमन आयोग न्यायालय में चला जाएगा तो चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। यही जब विधानसभा उस पर कोई विवाद कर देगी तो फिर मतलब क्या हुआ, वो उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए चुनाव तो लेट होने ही नहीं चाहिए, ये तो हमारे राजनेता चाहते हैं। तो इसलिए जो है वो ये दोनों ही चीजें नहीं की जा सकती। तो दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन सत्य हैं। तो कहां है 1 और 2, दोनों कथन सत्य है। निश्चित तौर से बढ़िया प्रश्न है। दोनों गलत करते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन दोनों सही है। लगते दोनों ही गलत है लेकिन दोनों सही हैं, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं 21वें प्रश्न की। भारत में किस प्रधानमंत्री के काल में कभी लोकसभा का सामना ही नहीं किया? भारत में पहली बार 1977 में सरकार पलटी। 1977 में मोरारजी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। ये पहले व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री, हालांकि खुद कांग्रेस में रहे थे लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें एक उप प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया कि चौधरी जी को बुला लिया और चौधरी जी से कहा कि आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनवा दिया जाएगा, आप प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे, आप अपना समर्थन वापस ले लीजिए। चौधरी जी ने मोरारजी भाई देसाई से समर्थन वापस लिया तो मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री बन गए कांग्रेस के सपोर्ट से, इंदिरा के सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। जब चौधरी जी 2-4 महीने प्रधानमंत्री रहे तब तक लोकसभा शुरू नहीं हुई थी। जब वो लोकसभा में बहुमत साबित करने जा रहे थे, इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जब पता चला चौधरी जी को तो चौधरी जी ने पहले ही त्याग पत्र दे दिया और वो कभी लोकसभा का सामना कर ही नहीं पाई। यानी प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन कभी लोकसभा में न बहुमत साबित किया ना कभी लोकसभा का सामना किया। तो चौधरी चरण सिंह जो थे ये जो है वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी लोकसभा में गए ही नहीं प्रधानमंत्री रहते हुए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? बढ़िया प्रश्न है। ये कौन दिलाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलाता है, हरियाणा का राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराज्यपाल? कौन दिलवाता है? या उपरोक्त में से कोई नहीं, वो आप ही लेता है। अपने आप भी नहीं लेता, उसे हरियाणा का राज्यपाल भी नहीं दिलाता, उपराज्यपाल भी नहीं दिलाता, तो दिलाता कौन है भाई? राष्ट्रपति दिलाता है। एक दिन मैंने आपको बताया भी था कि राज्य का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की शपथ करवाता है, तो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाता है। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। अशोक मेहता समिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अशोक मेहता समिति का संबंध भारत में किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। 1977 में सरकार पलटी और सरकार ने पंचायती राज संस्था में परिवर्तन करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया। समिति के बारे में कौन सी कथन है? देखिए, इस समिति ने सिफारिश की कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, यह कथन सत्य है। उस समय देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का बलवंत मेहता समिति ने जो है वो सुझाव दिया था और सरकार ने उसे माना था। इन्होंने कहा कि जो बीच का 3 स्तर कौन से थे? ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। इसने माना कि जो खंड स्तर है उसकी कोई जरूरत नहीं है, 2 स्तर होने चाहिए, ग्राम स्तर और जिला स्तर। तो 2 स्तर की बात कही थी तो सच्ची कही थी। एससी और एसटी को आरक्षण होना चाहिए, यह की कथन सत्य है। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को इसमें आरक्षण होना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तीसरा, इस समिति का गठन 1978 में किया गया। अब सत्य बात है 1977 में सरकार पलटी, 1978 में इसका गठन किया गया। इस समिति ने कहा राजनीतिक दलों में इस चुनाव से दूर रहना चाहिए, वो कथन असत्य है। इस समिति ने तो कहा था कि राजनीतिक दल जब तक इन चुनावों में भाग नहीं लेंगे तब तक ये पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो कभी भी सही रूप से काम नहीं कर पाएगी। तो इनका तो कहना यह था कि पंचायती राज संस्थाओं को इसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, आगे चल राजनीतिक दलों को इसमें भाग लेना चाहिए। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किया केवल एक परिस्थिति में जा सकता है। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 2 प्रकार से लागू होता है।
नंबर 1, जब कोई शत्रु देश हम पर आक्रमण कर दे, और नंबर 2, जब देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए। यदि कोई शत्रु देश आक्रमण कर दे तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन यदि वो कारण कोई दूसरा है, यानी आंतरिक सशस्त्र विद्रोह कारण है, तो हमारे कोई मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। और अनुच्छेद 352 में जो 1 नंबर मैंने आपको बताया, शत्रु देश का जो है वो आक्रमण होने पर हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। उन परिस्थितियों में भी आप एक बात ध्यान रखना कि 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद है जिन्हें कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, भले ही चाहे 352 लगे, 356 लगे, 360 लगे, चाहे कोई और की लाई लगे, लेकिन वो नहीं किए जा सकते। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। अलग छांटना है तो अलग ये है 51वां संविधान संशोधन। देखो, तीनों संसद में प्रस्तुत हुए थे, लेकिन उपरोक्त तीनों पर संयुक्त बैठक हुई थी। भारत में अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। जब किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। तो इन तीनों पर संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 51वां संविधान संशोधन विधेयक है, और संविधान संशोधन विधेयक पर मैं आपको लाख बार बता चुका हूं कि वहां संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती। एक तो वित्त विधेयक पर और एक साधारण विधेयक पर या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता हो, उन परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति में संयुक्त बैठक होती नहीं है। संयुक्त बैठक तो साधारण विधेयक पर ही बुलाई जाती है। तो तीनों साधारण विधेयक इन पर संयुक्त बैठक बुलाई गई, लेकिन 91वें संविधान संशोधन पर कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं था। इसलिए उत्तर हो गया डी, असंगत है, बेमेल है, न्यारो है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे खत्म हो गया, इतना ही है। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अंत में केवल इतना कहूंगा, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। जल्दी वहां सारी पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। लगातार चैनल को देखते रहे, लगातार नए नए पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके सामने डाले जा रहे हैं। तुरंत थोड़े दिनों बाद में मैं एक बहुत बढ़िया मैराथन क्लास लाने वाला हूं, जिसमें द्वितीय श्रेणी के प्रथम पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं, केवल करंट जीके को छोड़कर अन्य प्रश्नों का मैं समावेश करने वाला हूं। 200 प्रश्न होंगे। मैं देखूंगा कि 200 में से आप कितने कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।